हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस में आपको हम पढ़ा रहे थे फिजिक्स। क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स। उसमें आपको लगभग 3 वीडियो बना दिए थे, आपको बता दिए थे। यह क्यूबी में संबंध भी हो गया था। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए आप लोगों से कहा था कि वीडियो देखने के बाद होमवर्क में रहेगा। आप भेजे नहीं हो अभी तक, इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो। चलिए देखिए, नहीं पढ़ना है, पेपर टाइम पढ़ो। तो अब हमें इसमें अगली हेडिंग आपको हम बताए थे मैग्नीफिकेशन, आवर्धन बताए थे। तो यहाँ पर जो हमें आवर्धन पढ़ना है वो रेखीय आवर्धन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन यही पढ़ना है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की डिफिनेशन क्या होगी ये आप हमेशा समझिएगा कि इसे स्मॉल यूनिट से डिनोट करते हैं। यह इक्वल होता है I/O, इक्वल होता है -B/। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है वो किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? वीडियो आज क्लियर नहीं दिख रहा है, दिखने लगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन इसे यम से व्यक्त करते हैं। फार्मूला होता है I/O इक्वल -B/। अब I क्या है आप ये समझिए। I इक्वल है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। वो क्या है? वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर B और U भी दिख रहा है। हम कोई किसी न्यूमेरिकल में ये दिया रहता है तो ये नहीं होता है, तो इससे अच्छा है कि दोनों लिखे हैं, तो ये भी और ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये V क्या होता है, आप पिछले वीडियो में देखिए, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या होता है? वस्तु की दूरी दर्पण से। तो यही इतना इसमें है। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुई। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिएगा अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण के लिए एक फिगर बनाएंगे। अब इसका ध्रुव है P, इसका क्या होगा? अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कोई वस्तु दिख रहा है नीचे से। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है ये, क्या है ये। अब आप ये जानते हो कि यहाँ से यदि प्रकाश किरण ऐसे समांतर जलेबियों के छिके समांतर ऐसे आपकी कराई जाएगी तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। कहाँ से होकर निकलेगी? फोकस। अब परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। जब प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से ऐसे आपतित कराया जाता है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से जब आपतित कराया जाता है तो वह परावर्तन के पश्चात इसी पथ से वापस लौटेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कटान को आपको बताए थे कि एक चौथा नियम जो आपका होता है वो ऐसे जिस कोण से प्रकाश की किरण ध्रुव पर या
आपतन बिंदु पर आपतित होती है उसी कोण से वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये किस नियम से, परावर्तन के नियम से। अब यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। क्लियर, फिगर अच्छे से समझ में आया होगा। एक अवतल दर्पण, इसके सामने एक वस्तु ये भी रखी गई। अब यहाँ से प्रकाश की से समांतर आपतित हो, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होती है, फोकस। यदि प्रकाश किरण को वक्ता कहीं से कराया जाता है तो परावर्तन के पश्चात इसी वस्तु वापस होती है। इसी कटान बिंदु पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्लियर है चीज। अब इसमें हमें डेरिवेशन करना है, इसका क्या करना है, डेरिवेशन। तो मान लेते हैं, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, इसको यस मान लेते हैं, इसको यस। माना एक अवतल दर्पण यस एच डैश है जिसका ध्रुव पी फोकस है तथा वक्ता के सी। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी, एक वस्तु क्या है ए बी, जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमें त्रिभुज दिखने वाला है इसमें। अब इसमें जो आपको त्रिभुज दिख रहा है उस त्रिभुज के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए पी बी एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश बी जो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश बी सी, ए डैश बी डैश बी सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए बी पी इक्वल कोण ए डैश बी डैश पी क्या है 90 डिग्री। यहाँ पर 90, तो यहाँ पर भी क्या होगा 90। अब यहाँ पर देखिएगा कोण ए बी इक्वल कोण ए डैश पी। अभी कौन सा बना, किसके नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन, मतलब कि परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। अब आप यहाँ पे त्रिभुज क्या हो गया, समरूप ए बी ए डैश बी डैश। तो समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से। अब समरूपता का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल बी डैश पी अपान बी। ध्यान दीजिएगा ए डैश बी डैश, अब है कौन क्या है इस नियम में बताना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश इक्वल क्या है आई। कैसा बना है, उल्टा बना है, माइनस में इसमें माइनस ए बी वस्तु की लंबाई ए बी। अब ए बी ऐसे रखा गया है वाई एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस में। आपके एनसीईआरटी बुक में इसे एच डैश और इसको एच लिखा गया है, तो इससे परेशान होते ही चाहिए। फिर उसके बाद है बी डैश पी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से दूरी, मतलब कि बी डैश पी इक्वल हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि ध्रुव के बाएं तरफ की सभी दूरी किसमें होती है माइनस। अब इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी, ये क्या हो जाएगा माइनस किसमें, समझ में आया माइनस। अब यहाँ पर आप अभी अभी क्या लिखा है, इसी से देखते हैं यहाँ पर समीकरण। तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस आई
क्या लिखेंगे ओ, ये लिखेंगे माइनस बी, क्या लिखेंगे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई अपान ओ इक्वल बी अपान कितना है। अब ये भी डिफिनेशन में बताए थे कि आई अपान ओ बराबर किससे होता है, एम की। हम इसको लिख सकते हैं आवर्धन की परिभाषा से, क्या लिखेंगे आवर्धन की परिभाषा से। परिभाषा तो यह इक्वल हो जाएगा आई अपान ओ तो माइनस बी अपान। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका लिखा गया है, अब यहाँ पर विशेष स्थितियों में यम का मान ये भी हो सकता है, नोट की स्थिति में देखिएगा यम इक्वल हो सकता है +1, हम कह सकते हैं जब +1 होता है तो ये समतल दर्पण के लिए होता है, इसके लिए समतल दर्पण। जब यम का मान 1 से कम हो और यम का मान 1 से जब अधिक होगा और जब कम होगा इसका मतलब माइनस में ऋणात्मक, क्या कहा जाए ऋणात्मक। ऋणात्मक की बात कही जाए इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। ये क्या होगा धनात्मक, जब धनात्मक की बात कही जाए तो आभासी और क्या बनेगा सीधा, और एक जब होता है प्लस में तो समतल दर्पण होता है। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा सबके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसके बाद देखते हैं फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध, लास्ट आपका ये है। तो अगला क्या है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव मिरर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव मिरर। तो आप ये देख रहे हैं कि इसी पे हमें डेरिवेशन करना है, इसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो अवतल दर्पण के लिए हम फिगर बनाएंगे पहले। तो आप जानते हो कि अवतल दर्पण ध्रुव है कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस शूटिंग के होती है, आपको पता। और ये आप जानते हो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो परपेंडिकुलर मतलब कि इसमें नॉर्मल बनाया जाता है वो मिरर के कहाँ से बनाया जाता है, स्फेरिकल मिरर के कर्वेचर से बनाया जाता है। हम इसका नाम ये रखते हैं, इसे बी कहते हैं, ये बी और ये आपका सी होता ही है, आप जानते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो एक कोण जो आई बन रहा है ये क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये आई है और यह ये भी समांतर है। आप देख रहे हो कि इसको हम मान लेते हैं क्यों मान लेते हैं, पी क्यू के समांतर कौन, ये भी, और इसको तिर्यक रेखा मिला रही कौन, बी सी। इसका मतलब आई जो बनेगा तो ये भी क्या बनाएगा, बने, क्योंकि एक अंतर होता है। अब एकांतर अंतर कोण है तो ए आई बना है, ए भी है, आई बराबर आर भी होता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। जब ये बराबर हो गया
तो सी एफ बराबर कौन किसकी हो गया, एफ पी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एम एम एस। हम मानेंगे पहले लिखने के लिए, माना ये फोकल दर्पण एम एम डैश है जिसका दूरी फोकस है तथा वक्रता सी है, इतना लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता संबंध ज्ञात करना है। फिर नई लाइन से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा कि कोण ए बी सी इक्वल कोण सी बी एफ परावर्तन के नियम से। अब इसके बाद देखिए यहीं पे हम लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, पीरियड रेखा बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, कोण पीरियड रेखा देख रहे हो, इसका मतलब कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। अब देखिएगा बी सी एफ इसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। इसका मतलब ए इसके बराबर बन गया। जब ए इसके बराबर बन गया तो हम ये कह सकते हैं, तो ये हो गया सी एफ बराबर किसकी, एफ बी, इतना हो जाएगा। अब यही यदि एपर्चर को छोटा कर दिया है, द्वारक को हम छोटा कर दें, जब द्वारक को छोटा कर देंगे तो बिंदु बी जो है पी के क्या हो जाएगी, समीप आ जाएगी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो बिंदु बी पी के समीप होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ बी इक्वल एफ पी, कह सकते हैं एफ बी को किसको हो सकता है, एफ पी। अब यहाँ से हम देखें तो ये क्या है, इसको मान लेते हैं एक, तो समीकरण एक से तो ये हो जाएगा सी एफ इक्वल एफ पी। ध्यान दीजिएगा सी से एफ के बीच हमें दूरी नहीं पता है, लेकिन सी से पी के बीच दूरी पता है और एफ से पी के बीच दूरी पता है। तो हम इतने पार्ट को, इस इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाले के पास 5 मीटर का एक पात्र है और उसी के पास एक 3 लीटर का पात्र है। तो चलिए उसे किसी को देना है, उसके पास कोई कस्टमर है जिसे 2 लीटर ही दूध देना है, तो क्या करेगा, 5 लीटर भरेगा। 5 लीटर वाले में से 3 लीटर को निकाल लेगा, जो बचेगा उसके पास 2 लीटर, उसी को क्या करेगा, दे। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Cp माइनस Fp। Cp में Fp घटाएंगे कितना मिलेगा, Cf, ये क्या होगा Fp। तो Cp इक्वल ये माइनस में जाएगा किसको लेगा, प्लस में, Fp प्लस Fp। तो इसका मतलब Cp इक्वल टू Fp। इतना आप समझ में आया। अब Cp, C से P आप जानते हो कि इसमें हम पढ़ाते समय बताए हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, r से। सही में वो भी किसमें, साइन के साथ निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब यहाँ से F से P किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिससे हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। तो फिर बाएं तरफ है माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो r इक्वल क्या हो जाए 2f, इतना लिख सकते हैं, या इसी को f इक्वल लिख सकते हैं r बाई 2। क्लियर हो, समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग वीडियो देखते हो, यदि कुछ ना समझ में आया रहे तो कमेंट कर दीजिए। उसके लिए आपका जो भी डाउट हो, डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। जितनी कोशिश हो सकेगी आपके लिए हम करेंगे, लेकिन बस आप पढ़ते रहिए ईमानदारी से। इसे नोट कर लीजिए।
देखिए बेटा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है अभी, दर्पणों की पहचान करना, मतलब कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कैसे आप पहचानोगे। दो तरीके होते हैं पहचानने के। एक तो पहचान करने में दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान, तो जो दर्पण की पहचान होती है वो दो तरीके से होती है। एक स्पर्श करके, एक स्पर्श करके, और दूसरा क्या होता है प्रतिबिंब के द्वारा। स्पर्श कर सकते कैसे पता करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम क्या करें कि दर्पण को क्या करें, उसे स्पर्श करें, उसके जब उसमें परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो भरा हुआ हो, समझ लीजिए उत्तल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है इसका मतलब क्या है, अवतल। यदि समतल है परावर्तक पृष्ठ तो आप समझ लीजिए कि समतल दर्पण। ये तो हुआ कैसे स्पर्श। फिर बात आती है कि प्रतिबिंब के द्वारा कैसे, प्रतिबिंब के द्वारा कैसे। मान लीजिए कि कोई दर्पण है, अब वो उसके आगे पीछे वस्तु को लाना संभव नहीं है, वो एक जगह एक स्थान पे फिक्स है, तो हम क्या करते हैं किसी वस्तु को उसके सामने रखेंगे, दूर ले जाकर। अब रख दिए तो उसमें यदि प्रतिबिंब उसका दिख रहा है उल्टा, और उल्टा दिखेगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कैसा है, अवतल दर्पण। यदि छोटा प्रतिबिंब दिखे और सीधा दिखे समझ लीजिए कि उत्तल है। यदि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब दिखे समझ लीजिए कैसा है, समतल। तो आप इससे पहचान कर सकते हो। इसके बाद है दर्पण का उपयोग, दर्पण का अवतल दर्पण, गोली दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप ये जानते हो कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण आपका है उसमें क्या है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच यदि वस्तु को हम रखते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच यदि वस्तु को रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। इसका मतलब हम दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग के दौरान क्या करते हैं कि दर्पण को पास में रखे होते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि उस गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हमारा क्या होता है, चेहरा होता है। इससे क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। तो शेविंग बनाने में मतलब दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और क्या है, जैसे डॉक्टर होते हैं गले की बीमारी, नाक की बीमारी, कान की बीमारी, इन सब के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके जो उपकरण बने होते हैं वो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। जैसे परावर्ती दूरदर्शी होती है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, मतलब बहुत अधिक चमकीला प्रतिबिंब देख लीजिए दूरी स्थित वस्तु है, तो इन सब का उपयोग होता है। बात आती है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है कि जैसे आप देखते हो रोड पे लाइट लगी होती है, तो स्ट्रीम लाइट में जो कांच लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद इसी में जैसे आप ये समझते हैं कि कार हुई, ट्रक हुई, इन सब के ड्राइवर सीट के बगल साइड ग्लास लगा होता है, और साइड ग्लास लगा होता है तो क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब पीछे जो वस्तु आ रही है, भारी वस्तु, बड़ी वस्तु आ रही है, अब विस्तृत क्षेत्र में देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी सीधा वस्तु के बराबर। यदि आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण की वक्रता क्या होती है, तो शून्य होती है, लेकिन आपसे पूछे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो अनंत होती है। ये विशेष याद रखना है आपको, ये जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। उसी के साथ यदि आपसे पूछे कि विकल्प दिया रहे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या आपको दिया रहे उसी में परवलयी दर्पण, तो 4 दर्पण दिया गया है। अब पूछा जाए किन दर्पण का दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो हमेशा आप समझिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो हम यहाँ पर एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण। अब इसका हम पहले न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें अगला टॉपिक शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपवर्तन। तो लेकिन पहले हम इसके लिए आपको न्यूमेरिकल लगवा देते हैं कि समतल दर्पण का न्यूमेरिकल जो आया
और गोलीय अवतल और उत्तल दर्पण पर जो न्यूमेरिकल है, इसको हम न्यूमेरिकल लगाने के बाद 1 या 2 वीडियो में या 1 घंटे का वीडियो बनेगा, 1 वीडियो बन सकता है। तो उसमें न्यूमेरिकल लगवाने के बाद आप अगला वीडियो बनाएंगे अपवर्तन का। तो अपवर्तन धीरे धीरे फीस खत्म हो जाएगी। इसके बाद अभी इसी में ही अगले वीडियो में 10th की मैथ जो आपका समांतर श्रेणी होता है स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए, देखने के बाद आप कमेंट नहीं करते हैं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कमी है उसके लिए और बेहतर किया जाए। कम से कम इतना आप कर सकते हो। आपको हम बताए हैं कि कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो 7860186250। इससे व्हाट्सएप नंबर आप करिएगा, इस पर जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप क्वेश्चन को इस पे सेंड करिए और इसके लिए हम सॉल्व करके भेजेंगे। यदि नहीं समझ में आता तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। इतना कोशिश कर रहे हैं आप उनको पढ़ने के लिए। थैंक यू।